स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और हम यहाँ पे फॉरेस्ट को कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे और वाइल्ड लाइफ के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, कंजर्वेशन में हमारा इंपॉर्टेंट आता है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे, सारे बच्चों को पता है भाई फॉरेस्ट होता क्या है। भाई आप क्या कहते हैं, फॉरेस्ट को जंगल कहते हो। जंगल है तो है क्या, वो पेड़ पौधे हैं और वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। वाइल्ड तो हम जंगल मतलब पेड़ पौधों का ग्रुप नहीं कहेंगे फॉरेस्ट को, एक वो एरिया है बेटा, एक क्या है, एरिया है। और कैसा एरिया है, अनकल्टिवेटेड, जिसको किसी ने कल्टिवेट नहीं किया है, कल्चर नहीं किया है, एक अनकल्टिवेटेड एरिया होता है ये, वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, जहाँ पे अलग अलग लार्ज अमाउंट ऑफ द प्लांट, डिफरेंट कैनोपी के प्लांट्स रहेंगे। वहां पे क्या रहेंगे, डिफरेंट कैनोपी के प्लांट्स रहेंगे। डिफरेंट कैनोपी का मतलब क्या होता है, अलग अलग, जैसे कोई भी ट्रीज हो गए, फिर उससे छोटे आ जाते हैं, शर्ब आ जाते हैं, तो अलग अलग लेवल के प्लांट्स होते हैं, हम क्या कहेंगे, डिफरेंट कैनोपी के प्लांट्स रहेंगे और एनिमल्स रहेंगे। इन प्लांट्स और इन एनिमल्स को भी हम कल्टिवेट नहीं करते हैं और इसे हम क्या नाम देंगे, वाइल्ड लाइफ कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं, इन्हें भी हम कल्टीवेट नहीं करते हैं। तो प्लांट हु लिव इन द फॉरेस्ट, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, फ्लोरा। भाई जहाँ पे प्रेजेंटली मतलब रहते हैं, उनकी भी तो एक जगह रहेगी, हैबिटेट ही तो हो गया उनका भी प्लांट का, कि जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। और एनिमल्स जो फॉरेस्ट के अंदर है, वाइल्ड लाइफ है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, फोना कह देते हैं। आपको सबको पता है फ्लोरा एंड फोना के बारे में, हर बच्चा जानता है। फोना हम क्या कहते हैं बेटा, एनिमल्स हु लिव इन द फॉरेस्ट के अंदर, जिन्हें हमने एनिमल्स को हम डोमेस्टिकेटेड नहीं पाल नहीं रहे, लॉयन है, एलिफेंट है, सारे फ्रीली अपने रहते हैं और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पे प्रेजेंट है। बायोडाइवर्सिटी रिच होती है फॉरेस्ट। और फ्लोरा हम क्या कहेंगे, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स वहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक अनकल्टिवेटेड एरिया है जिसे किसी ने कल्टिवेट नहीं किया है, ठीक है। जो लार्ज एरिया, लार्ज अमाउंट, लार्ज के अंदर फैला, लार्ज एरिया के अंदर जहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स डेवलप कर रहे हैं और एनिमल्स रह रहे हैं, उन्हें हम क्या नाम देंगे, फॉरेस्ट। और इन प्लांट और एनिमल को हम क्या नाम देते हैं, वाइल्ड लाइफ। अब प्लांट को मेनली क्या कहा जाता है, फ्लोरा, और एनिमल्स को क्या कहा जाता है, फोना। अगर मैं आपको बात करूँ फॉरेस्ट के बारे में, याद रखना बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। भाई यहाँ पे फॉरेस्ट में खाली प्लांट या एनिमल छोड़ देंगे तो हमें डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, कोई बैक्टीरिया भी, प्रोटिस्टा के मेंबर भी देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के फंगस भी देखने को मिलती है। हमने प्लांट और एनिमल नहीं कहेंगे, हम डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पे रहते हैं। तो ये जो है, और आपको सबको पता है, इसे हम क्या नाम देंगे, बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव करती है। तो जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दीज आर नेचुरल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया। हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट। अमाउंट का मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन, अलग अलग तरह की लार्ज नंबर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट। उन एरियाज को हम क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट कहेंगे। और फॉरेस्ट एक नेचुरल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, एनसीईआरटी में बकायदा लिखा है, तो इसको याद रखना। और सीबीएसई में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं एक नंबर का कि विच वन इज नेचुरल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया, ठीक है। और कौन सा भी नेचर में अपने आप हुआ है, किसी का रोल नहीं होता इसके अंदर। और आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा वहाँ पे क्या होते हैं, प्लांट्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स। जंगल में हम जा भी नहीं सकते, कोई कोई जंगल तो इतने गहरे होते हैं। कॉमनली अगर हम बात करेंगे अमेजोन फॉरेस्ट, क्या है बेटा, अमेजोन फॉरेस्ट, जिसे क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे लंग ऑफ अर्थ, क्योंकि इसका तो इतने ज्यादा प्लांट्स है, इतने ज्यादा प्लांट्स ब्राजील के अंदर है। और अमेजोन रिवर आपने वहाँ पे सुनी है कि इतने अलग अलग तरह के वहाँ पे स्नेक्स मिलते हैं, एनाकोंडा, हर तरह की। सबसे ज्यादा बड़ी बायोडाइवर्सिटी इस वाले जंगल में, जिसे क्या कहा जाता है, लंग ऑफ अर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंग ऑफ अर्थ कहा जाता है। तो कहने का मतलब फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा गया है बेटा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया कहा गया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है, ओके। तो मैं आपको यहाँ पे मेनली फॉरेस्ट के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम यहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। और जो ये फॉरेस्ट है, अभी मैंने आपको बता दिया भाई किस तरह से, या हम पढ़ेंगे भाई फॉरेस्ट के
क्या क्या फायदे होते हैं, यूज ऑफ द फॉरेस्ट हम पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट धीरे धीरे क्या होता चला गया, कम होता चला गया, जैसे हमने डिफॉरेस्टेशन का कि डिफॉरेस्टेशन के कॉज क्या और क्या क्या इफेक्ट होंगे, और डिफॉरेस्टेशन को हम किस तरह से खत्म करेंगे, मतलब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो इस वीडियो में हम यही चीजें बात करेंगे और इम्पोर्टेंट है, और शायद आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो स्टार्टिंग से, काफी क्लासेस से आप इनके बारे में पढ़ते आ रहे हो, तो आपको अच्छे से पता भी है। तो अगर मैं बात किया, हम थोड़ा सा अलग तरीके से बताएंगे। जो फॉरेस्ट होते हैं उनके हम फायदे पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। क्या पढ़ेंगे आप, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो इसको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक हमने क्या था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे बेटा। एक हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे हम। और एक हम क्या पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे हम। ओके, आगे मेरी बात समझ में। तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सबको पता है इकोनॉमिक का मतलब क्या है, पैसे के लिए। पता है सारे बच्चों को भी किस तरह से इकोनॉमिक फायदा हो रहा है हमें यहाँ पे, क्या हो रहा है इकोनॉमिक फायदा। तो इकोनॉमिक फायदा यहाँ से क्या मिलता है, फूड मिलता है। क्या मिलता है, फूड। यहाँ से क्या मिलते हैं, नट्स मिलते हैं। बताऊंगे भी क्या क्या चीजें, हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, नट्स मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूंगी तो यहाँ पे स्पाइसेस मिलती हैं। अगर बात करूंगी तो यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो उसके बाद हमने क्या कहा बेटा, फ्यूल फूड मिलता है, जलाने के लिए जो लकड़ियां मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कमर्शियल वुड मिलती है। क्या मिलती है, कमर्शियल वुड मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे टिम्बर वुड या फर्नीचर वुड। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट कमर्शियल चीजें के लिए, ठीक है, कमर्शियल प्रोडक्ट बात करेंगे हम। चलो यहाँ पे इससे अच्छा क्या करेंगे, हम कमर्शियल प्रोडक्ट्स बात करेंगे और टिम्बर वुड। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इकोनॉमिक, जिससे पैसे से नहीं होता है। फूड अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या कहा, डिफरेंट टाइप के फूड्स वहाँ पे मिलते हैं। जो रूट्स होते हैं जिनके अंदर फूड स्टोर होता है, मोस्टली हमें वहां से मिलती है। और जो लोकल पीपल आसपास रहते हैं वो टोटल किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा, वहीं पर, वहां पर जो फॉरेस्ट के अंदर है। तो ये अलग अलग तरह के फूड्स काफी मिलते हैं, एडिबल जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलती है, सोलन रूट्स मिलेगी, ठीक है, जिससे क्या करते हैं, जो एडिबल होती है, जो खाई जाती है। नट्स होते हैं, चिलगोजा की सीड्स अगर आप बात करोगे, इसे हम क्या कहते हैं, पाइन नट्स कहेंगे। चिलगोजा बहुत महंगे आते हैं, अगर आपको पता हो तो बेटा, ठीक है। ये सारे आमंड है, खेती थोड़ी ना ये लगे हुए फॉरेस्ट जंगलों के अंदर। बादाम, केसर नट्स, ये सारे के सारे, अगर हम नट्स के बारे में बात करें, सबको पता कितना एक्सपेंसिव होते हैं। ये सारे किससे हैं, फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। अगर मैं बात करूंगी स्पाइसेस, कार्डामोम, कार्डामोम क्या होते हैं, इलायची होती है। सिनामोम, सिनेमोन, ये क्या होता है बेटा, दालचीनी पाउडर होती है। तो काफी जो इस तरह के स्पाइसेस होते हैं, वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, जंगलों से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। फिर अगर मैं बात करूं मेडिसिनल प्लांट, अगर हम बात करेंगे मेडिसिनल प्लांट के अंदर क्विनीन होता है। क्या होता है, क्विनीन, जो क्विनीन होता है बेटा, जो किसके लिए यूज की जाती है, मलेरिया के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, मलेरिया के लिए। एक होता है टेक्सोल, जो टेक्सस प्लांट से ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। ये चिंकोना प्लांट है, सबको पता है। टेक्सोल अगर हम बात करेंगे तो टेक्सोल किससे होती है, किसके लिए होती है, एंटी कैंसर ड्रग्स है। क्या, एंटी कैंसर ड्रग। और काफी ऐसी पेपरवर सोमिनिफेरस, जिसे मॉर्फिन, अफीम बोलते हैं, चरस से गांजा है। हालांकि उस पर से ड्रग खराब होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ टाइम के लिए ब्रेन को इफेक्ट करने के लिए। तो काफी चीजें हैं जो कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है। फ्यूल फूड, जलाने के लिए, जो मोस्टली फ्यूल जलाने के लिए, फायर के लिए जो लकड़ियां यूज की जाती है, जो आती है, वो कहाँ से आती है, फॉरेस्ट से आती है। कमर्शियल प्रोडक्ट अगर हम बात करेंगे तो हमें जो रबड़ मिलता है, रबड़ बनाने के लिए रेजिन्स मिलते हैं, टैनिन्स मिलते हैं। हालांकि प्लांट के लिए वेस्ट होते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग इनका यूज करता है। पेपर बनाने के लिए जो वुड मिलती है, पेपर वुड हमें किससे मिलते हैं, याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बैम्बू प्लांट से, यूकलिप्टस से। किससे ऑब्टेन होती है, यूकलिप्टस से होती है। बाउसीलिया, इन सब से क्या ऑब्टेन होती है बेटा, पेपर बनाया जाता है। कुछ ग्रासेस जो होती है बड़ी बड़ी, उनसे पेपर बनाने के लिए हम यहाँ पे
पे यूज करते हैं यूकेलिप्टस, बैम्बू और बाउसीलिया प्लांट से। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बीड़ी, ये याद रखना एनसीईआरटी में बुक में दिया है, बीड़ी किससे बनाई जाती है? टेंडू लीव से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? टेंडू लीव से। ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि बीड़ी किससे बनाई जाती है? टेंडू लीव से बनाई जाती है। जो कच्छ होता है, कत्था होता है, पान खाया किसी ने? पान के ऊपर डाई लगाते हैं, कत्था यूज करते हैं, ठीक है। वो पान के ऊपर लगाने वाली जो डाई होती है, कत्था जिसे आपने बोलते हैं, आपको पता भी होगा, वो अकेशिया कैटाचू प्लांट से मिलती है, जो जंगल में ही होता है, अकेशिया कैटाचू प्लांट से ही मिलती है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया और ये क्वेश्चन पूछा भी, और शायद आपके ज्योग्राफी में भी दिया हुआ है कि बीड़ी प्लांट इज ऑब्टेन, बीड़ी जो बनाई जाती है विच प्लांट से, कौन से प्लांट से ऑब्टेन की जाती है, जिसे आपको याद रखना है। टेंडू लीफ की बनाई जाती है। कच्छ कत्था होता है, अकेशिया कैटाचू से जो डाई यूज की जाती है, और पेपर बैम्बू, यूकेलिप्टस, बाउसीलिया प्लांट के बनाए जाते हैं। बाकी रबर, रेजिन, टैनिन्स होते हैं, ठीक है। ये सब कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? हमें जंगल से ही ऑब्टेन होते हैं, फॉरेस्ट से होते हैं। और टिम्बर वुड सबको पता है, फर्नीचर के लिए जो साल होता है, सागवान होता है, ठीक है, शीशम होती है, वो सब कहाँ से ऑब्टेन होती है बेटा? कहाँ से ऑब्टेन होती है? फॉरेस्ट से ही होती है। तो ये सारे हमने क्या बताया? इसका इकोनॉमिक यूज बताए। क्या बताया? इकोनॉमिक। क्वेश्चन आता है, ये नहीं कि हमें तो, हम क्या करते हैं मोस्टली टाइम पे, हम नॉर्मल की हमें तो पता है भी फॉरेस्ट से हमें ये फायदा होता है, लेकिन जब एग्जाम कभी भी नहीं देखते कि उनको इस चीज़ें बस हमें याद है, कर लिया हमने, बस खत्म किया। लेकिन हम उससे जब भी एग्जाम हमारे पास में है और रिवीजन होता है तो हम हर बार भूल जाते हैं। भूल क्या जाते हैं मतलब हम कहते हैं हमें तो पता है क्वेश्चन आता है, क्या याद करने की जरूरत है। लेकिन जब एग्जाम में काफ़ी बारी क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंस लिखो, हम 3 या 4 से ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस टाइम नहीं लिख पाते, क्योंकि हमें उसके हमारा दिमाग उस टाइम की हमें पता है ये चीज़ें हैं, लेकिन उसको लिख नहीं पाते, उसको आपको अच्छे से करना है। तो मैंने क्या कहा, इकोनॉमिक में फूड है, नट्स है, स्पाइसेस है, मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल जो भी होते हैं वहाँ भी हमें इनसे ऑब्टेन होते हैं। फ्यूल फूड है, कमर्शियल प्रोडक्ट्स आते हैं, टिम्बर वुड आता है, वो सब हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? कहाँ से ऑब्टेन होता है बेटा? फॉरेस्ट से ऑब्टेन होता है। कहाँ से ऑब्टेन होता है? हमें फॉरेस्ट से ऑब्टेन होता है। क्लियर है? जिसे याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको नाम बताया ये याद रखना है, स्पाइसेस, ठीक है। और एक आपको मेडिसिनल में टेक्सोल एंटी कैंसर है, क्विनीन है, मलेरिया के लिए आती है। फ्यूल फूड में मेन आपको कमर्शियल में पेपर एंड बीड़ी के लिए याद रख लेना, और कच्छ के लिए याद रख लेना, ठीक है। और बाकी टिम्बर वुड फर्नीचर मेकिंग के लिए, इंडस्ट्रियल चीज़ों के लिए जो वुड का यूज़ किया जाता है वो भी कहाँ से ऑब्टेन होती है? फॉरेस्ट से ऑब्टेन होती है। क्लियर है सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में? अब आ जाते हैं कि व्हाट आर द प्रोडक्टिव इंपॉर्टेंस। भाई प्रोडक्टिव इंपॉर्टेंस क्या है कि किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है ये? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे क्या आता है? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं ये। क्या प्रोवाइड करते हैं? शेल्टर। बिकॉज फॉरेस्ट इज द प्लेस, इट इज द प्लेस वेयर वाइल्ड लाइफ लिव, वेयर वाइल्ड लाइफ लिव, जब वाइल्ड लाइफ लिव रहती है। और इज ऑल्सो द हैबिटेट ऑफ ट्राइबल, जो जनजातियां रहती है वो भी कहाँ पे रहती है बेटा? जंगलों के अंदर रहती है। एक शेल्टर प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है बेटा? ये एक शेल्टर प्रोवाइड करती है। सेकंड अगर बात करूं मैं प्रोडक्टिव के अंदर, तो क्या प्रोटेक्ट करते हैं? सॉइल को भी प्रोटेक्ट करती है। क्या करते हैं बेटा? सॉइल को भी, क्योंकि वहां पे अगर फॉरेस्ट है, बड़े बड़े प्लांट लगे रहेंगे, तो जो रूट्स होते हैं वो सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करके रखते हैं? सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इससे सॉइल उड़ती नहीं और सॉइल इरोजन नहीं होता। तो क्या करते हैं? सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर मैं आपको थर्ड नंबर पे बात करूं प्रोडक्टिव के अंदर, इंपॉर्टेंस के अंदर, हमने शेल्टर बताया, सॉइल बताया, और हमें किससे भी बचाती है ये? पॉल्यूशन से भी बचाती है। किससे भी बचाती है ये? पॉल्यूशन से भी बचाती है। पॉल्यूशन अगर हम बात करेंगे भाई किस तरह से बचा रही है, आपको सबको पता है। पेड़ पौधे वहां पे प्रेजेंट है, तो पेड़ पौधे क्या करती हैं? क्या करेंगे बेटा? जो भी एक्सेस अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको अब्सॉर्ब कर लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर की तरफ रिलीज, तो पॉल्यूशन से बचाते हैं ये। क्या करेंगे? पॉल्यूशन से बचाएंगे। ओके, क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये प्रोटेक्टिव में आ गया कि शेल्टर भाई रह रहे हैं तो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनका रहने के लिए जगह दे रहे हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करवाते हैं। रेगुलेटिंग इंपॉर्टेंस में क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं बेटा। क्लाइमेट किस तरह से? अभी मैंने कहा ना क्लाइमेट कंट्रोल मतलब पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। एक्सेस अमाउंट के अंदर जो भी CO2 होगी इसको क्या करेंगे?
अब्सॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन क्या करेंगे, रिलीज। तो ये क्लाइमेट कंट्रोल, देखो ये तो रेगुलेशन, क्लाइमेट को रेगुलेट कर रहे हैं, ये पॉल्यूशन में सेम चीजें है लेकिन लिखनी इस तरह से है। सेकंड अगर हम बात करेंगे तो वाटर बैलेंसिंग में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, वाटर बैलेंसिंग में रेगुलेट करते हैं वाटर को। भाई सबको पता है जितने ज्यादा प्लांट होंगे, जितने ज्यादा प्लांट होंगे उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन रेट होगा, ट्रांसपिरेशन रेट होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन उतनी ज्यादा होगी और वो कहाँ पे आएगी, बारिश आएगी। और बारिश का पानी, क्योंकि यहाँ पे सॉइल अच्छे से होल्ड करके रख रखे हैं इनके अंदर, तो बारिश का पानी बह के कहीं जाएगा नहीं बल्कि धीरे धीरे परकोलेट होके ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, ग्राउंड वाटर के लेवल को इंक्रीज करेगा, प्लांट अब्सॉर्ब करेगा, फिर ट्रांसपिरेशन होगा, फिर बादल बनेंगे, फिर बारिश आएगी। तो कॉन्टिन्यूअस एक जो वाटर रिटेंशन, जो वाटर बैलेंसिंग होती है वो किसमें बहुत बड़ा है बेटा, फॉरेस्ट के अंदर चलता रहता है, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है फॉरेस्ट का। क्लियर है? तो इस तरह से मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिए, इकोनॉमिक, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिंग। ये जो चैप्टर आ रहा है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स के अंदर, जो ये फॉरेस्ट के बारे में, हालांकि जो मैंने आपको पहले 3 वीडियो बना दिए वो 12th क्लास के अंदर नहीं दिए हुए और टॉपिक्स, यहाँ फॉरेस्ट 12th क्लास के अंदर लास्ट चैप्टर दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो वहां पे एनवायरमेंटल इशू के अंदर लास्ट चैप्टर है 12th क्लास के अंदर, तो वहां उसके अंदर ये सारी चीजें दी हुई है। तो वहां पे आता है कि आपका अलग अलग, हालांकि 10th क्लास में खाली इंपॉर्टेंस आता है, बट 12th क्लास में आता है कि प्रोडक्टिव फंक्शन बताओ, रेगुलेटिंग फंक्शन बताओ, तो आपको इस तरह से सारी चीजें करनी है। ओके, आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने क्या कहा है, फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस बताए हैं। क्या बताए हैं, फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस बताए हैं। बट डे बाय डे क्या हो रहा है भाई, डे बाय डे हम क्या कर रहे हैं बेटा, डे बाय डे पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज। तो डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीज, डिमांड भी क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब फॉरेस्ट हमने क्या कहा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। डिमांड को पूरा करने के लिए हम किसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं, नेचुरल रिसोर्स को। और इसमें से कि नेचुरल रिसोर्स क्या हो गया है, फॉरेस्ट, क्योंकि भाई हमें मोस्टली चीजें फॉरेस्ट से मिलती है और हम इस फॉरेस्ट को क्या करते जा रहे हैं, रिमूव करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं, रिमूव। तो रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया, उसे क्या नाम दिया जाता है, डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिफॉरेस्टेशन। क्या कहा जाता है, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के जो कॉजेज हैं, मेनली जो कॉजेज है, हमने क्या कहा, पॉपुलेशन इंक्रीज और तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। ओके, तो नॉर्मल बेसिकली अभी फॉरेस्ट को कर, लेकिन और भी ज्यादा कॉजेज है इसके, और भी ज्यादा रीजन है डिफॉरेस्टेशन के। रीजंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, भाई अगर हम नॉर्मल, ये तो है पॉपुलेशन इंक्रीज तो है ही, समझ लो। इसके कारण हमने क्या कहा है, डे बाय डे हम फॉरेस्ट को कट करते हुए चले जा रहे हैं। हमारे इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, घर बनाना पड़ता है, फर्नीचर चाहिए होता है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, तो उन सब के लिए लकड़ी का यूज होना होता है। तो हमने फॉरेस्ट को लार्ज अमाउंट के अंदर कट करना शुरू किया। सेकेंड, अगर हम बात करेंगे ओवर ग्रेजिंग, जो चरवाहे होते हैं वहां पर, ठीक है, वो क्या कर देते हैं भाई, वहां पे छोड़ देते हैं अपने एनिमल्स को, और वो क्या करते हैं, ओवर नॉर्मल ग्रेजिंग होनी बहुत जरूरी है बैलेंसिंग के लिए। ये मैं आपको बताऊंगी लोकल पेपर पार्टिसिपेशन के अंदर, नॉर्मल ग्रेजिंग होनी बहुत जरूरी है, बट ओवर के हर चीज को नुकसान करती है। तो ओवर ग्रेजिंग इज ऑल्सो रीजन ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। ग्रास लैंड जनरली जो होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रासेस ज्यादा होती है लकड़ी वुडन की बजाय, जो ग्रास लैंड जिन्हें कहते हैं, तो वहां पर अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, वो भी एक तरह का, अगर हम बात करेंगे फॉरेस्ट टाइप में बाहर की तरफ, तो वहां ओवर ग्रेजिंग भी किसका रीजन हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन का। थर्ड अगर मैं बात करूं माइनिंग, क्या हो जाती है, माइनिंग। आजकल खुदाई करते हैं कोई चीज को, ठीक है, माइनिंग करते हैं, कोयल निकालना, ये सब जंगलों से निकाले जाते हैं, तो वहां माइनिंग से भी बम ब्लास्ट कर देते हैं, उसके कारण भी क्या हो जाता है बेटा, फॉरेस्ट को एक लार्ज अमाउंट के अंदर कट कर दिए जाते हैं। फिर अगर मैं नेक्स्ट नंबर में बात बताऊं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, ये सड़कें बनाने शुरू कर देते हैं, रोड फॉर्मेशन, ठीक है, क्या कर देते हैं, रोड, जंगलों के बीचों बीच क्या निकाल दिए जाते हैं, रोड निकाल दिए जाते हैं, सड़क, जिसके कारण लार्ज अमाउंट के अंदर प्लांट्स को कट करना पड़ता है। डैम कंस्ट्रक्शन, डैम बनाए जाते हैं,
यहाँ पे नदी है, वहाँ पे जंगलों में वहाँ पे नदी है, उसके ऊपर बांध बना है। तो लार्ज अमाउंट के अंदर, ये भी मैं आपको बताऊंगी, डैम भी हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे। तो डैम बनाए जाते हैं, डैम कंस्ट्रक्शन करवाई जाती है, उसके कारण भी फॉरेस्ट क्या होते हैं, कट करने शुरू करने पड़ते हैं, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कह रहे हैं बेटा। क्या कह रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। नेचुरली भी हो सकता है फायर, अभी आपने देखा अमेज़न के जंगलों के अंदर, ठीक है, और एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपने देखा है। तो लार्ज अमाउंट, कैलिफोर्निया में भी आपने जस्ट देखा है, ऑस्ट्रेलिया जो ब्राजील के अंदर अमेज़न में तो लास्ट ईयर हुआ था, लेकिन आपने जो जस्ट कैलिफोर्निया के अंदर अमेरिका में देखा है कि वहाँ पे नेचुरल फायर, आपको सबको पता है फायर, इसके अंदर क्या होता है, जो सूखे हुए प्लांट होते हैं उसके अंदर हवा से रबिंग होती है और क्या हो जाती है, वहाँ पे आग लग जाती है। तो वो फायरिंग नेचुरल भी हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन जरूरी ह्यूमन बीइंग का ही रोल हो। तो दीज आर द डिफरेंट रीजन ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज, डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, इसके कारण क्या होता है बेटा, वो फर्नीचर के लिए, किसी चीज के लिए लकड़ी को कट किया जाता है, ओवर ग्रेजिंग या माइनिंग की जाती है, रोड फॉर्मेशन की जाती है, डैम कंस्ट्रक्शन, फायर, दिस ऑल आर द रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन तो हम कर देते हैं, पर उसके इफेक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। भाई क्या रिजल्ट निकलेगा, डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन। भैया प्लांट ही नहीं, हमने प्लांट कट कर दिए, थोड़ी देर पहले बताया था, फॉरेस्ट के जो यूज है वो नहीं होंगे, सीधी सी बात है भाई, यही इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीजें याद रखने, आपने पढ़ रखी है, शायद आपको इंटरेस्ट ना भी, लेकिन आपको सारी चीजें करनी है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, क्योंकि प्लांट है वो सॉइल को होल्ड करके रख रहे हैं, प्लांट ही नहीं रहेगी तो जो सॉइल है वो बह के चली जाती है, और फर्टाइल सॉइल नहीं रहेगी तो नई चीज वहां पे ग्रो नहीं होगी। क्या आ जाती है, फ्लड रीजन हो जाता है, फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। अभी मैंने कहा अगर प्लांट होंगे तो वाटर होल्ड को भी रखते हैं, वाटर बह के नहीं जाएगा, वाटर परकोलेट होकर सॉइल के अंदर चला जाता है, बट वहाँ प्लांट ही नहीं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं रहेगी। बारिश आई, बारिश तो अब नीचे परकोलेट हो नहीं रही, तो बह के नदियों में जाएगी, नदियों में क्या होगी, पानी का लेवल बढ़ेगा, पानी का लेवल बढ़ेगा तो बाढ़ आ जाएगा। आज देख रहे हो ना जगह जगह पे बाढ़ आना, हमारा रीजन है, ग्लोबल, हमने पेड़ कट कर दिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, बारिश आई जा रही है, पेड़ है नहीं, वाटर होल्ड रख नहीं सकते हैं, और पानी बह के कहाँ जाता है, ना परकोलेट हो पाता है, सॉइल के अंदर बह के चला जाता है नदियों में कहीं पे भी, और उसके बाद में उसका वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, और वहाँ पे वो कर नहीं पाती। एक बाल्टी में अगर आप पानी भरोगे उसके लेवल का, तो ही तो उसको मेंटेन करेगा। बाल्टी में कंटिन्यू पानी भरेगा तो क्या होगा, वो बाल्टी का पानी नीचे निकल, सेम यही कंडीशन रिवर समुद्र के साथ में होती है। फिर क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, भाई सूखापन आ जाएगा। प्लांट ये है ना भाई, प्लांट हमने क्या कहा भाई, प्लांट नहीं रहेंगे तो बारिश कैसे आएगी भाई। फ्लड तो मैंने कहा भाई, आप थोड़ी देर पहले तो फ्लड का भी मैंने कहा ना, ग्लोबल वार्मिंग से आजकल प्लांट तो हमने कट कर दिए, बारिश आने का आज प्लांट से बहुत कम आती है, क्योंकि हमने प्लांट्स तो है ही नहीं हमारे पास में। तो बारिश जो मोस्टली नॉर्मल आती है, हालांकि मानसून चलती है उसके कारण तो समुद्र का पानी के लेवल से, मानसून से आपको सबको पता है, क्लाउड से वहाँ पे, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो आती है बारिश, आजकल जो बर्फ पिघलती है वो इवापोरेट होकर क्लाउड बन के बारिश आती है। लेकिन जो डेजर्टिफिकेशन होता है, प्लांट ही नहीं रहेगी तो डेजर्ट आ जाएगी सारी, अपर की सॉइल उड़ के चले जाएगी, वहाँ पे फर्टाइल सॉइल ही नहीं रहेगी तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, और क्या कंडीशन आ जाएगी, डेजर्टिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, लॉस ऑफ हैबिटेट, जहां पर बहुत ज्यादा लोग रह रहे थे, ट्राइबल जनजातियां रह रही थी, वाइल्ड लाइफ रह रही थी, हम उनको खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हम उनकी हैबिटेट को उनसे छीन लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, छीन लेते हैं। कॉज द पॉल्यूशन, कभी क्या भी कॉज हो जाएगा, पॉल्यूशन, प्लांट ही नहीं रहेंगे तो एक्सेस अमाउंट के अंदर जो CO2 अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी तो एयर में रहेगी, जो ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा देती है, और क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग का रीजन बनती है। तो ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन के अंदर आ जाते हैं। ना हमें क्या मिलता है, नॉट रिक्वायर, मतलब कि नॉट ऑब्टेन द फूड भी ऑब्टेन, फूड की भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, फूड की भी क्या आ जाती है, कमी, लॉस ऑफ द फूड। हमने जंगलों को काट दिया तो हमें फूड भी नहीं मिलेगा, जो नॉर्मल लोग वहाँ पे रह रहे थे, जो नट्स जो भी चीजें हमें ऑब्टेन हो रही थी वो चीजें हमें नहीं मिलेगी। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या कहा, फॉरेस्ट के को निकालना, रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया से हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। क्यों किए जाते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज हो रही है इसलिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है,
और ग्रेजिंग से भी, माइनिंग से भी, रॉड फॉर्मेशन, डैम कंस्ट्रक्शन, फायरिंग से भी हो जाता है। उसकी इफेक्ट क्या है, सॉइल इरोजन हो गया, फ्लड हो गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया, लॉस ऑफ हैबिटेट हो गया, पोल्यूशन क्रिएट हो गया, कोई क्लाइमेट कंट्रोल, कोई चीज चेंज नहीं होगी और फूड भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? मतलब फूड डेफिशिएंसी हम कह सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है भाई कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्या चीज आती है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट आता है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कि हम फॉरेस्ट को कंजर्वेशन कैसे करेंगे। पहले आपको भी हमने क्यों कंजर्व कर रहे हैं, व्हाई वी कंजर्व द फूड। आपको पता है क्यों कंजर्वेशन की जरूरत है, बिकॉज फॉरेस्ट फुलफिल द नीड्स, फॉरेस्ट फुलफिल द नीड्स, जरूरत को पूरा करें, नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग बट आल्सो द वाइल्ड लाइफ, उन सब की जरूरत को क्या करती है, फुलफिल। अभी मैंने बताया इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसके जितने ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस होते हैं बेटा, इसके ये रेगुलेटिंग के इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, प्रोडक्टिव इंपॉर्टेंस है, इन सब के लिए जरूरी है। इसीलिए हमें फॉरेस्ट को क्या करना पड़ता है, कंजर्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा, कंजर्व करना पड़ता है। अब ये कंजर्वेशन हम किस तरह से करेंगे भाई, सीधी सी बात है, जो रीजन थे डिफॉरेस्टेशन को हम नहीं करेंगे। हम किससे बचाएंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर ग्रेजिंग, हम ओवर ग्रेजिंग से बचाएंगे। ओके बेटा, ओवर ग्रेजिंग से बचाएंगे। फिर अगर हम बात करेंगे तो किससे बचाएंगे हम भाई, किस किस के कारण हमारे पास में वादा, माइनिंग से हम प्रोटेक्ट करेंगे भाई, माइनिंग नहीं करवाएंगे, यहाँ पे नो माइनिंग, नो डैम कंस्ट्रक्शन, डैम को कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, प्रोहिबिटेड करेंगे, वहां पे कोई भी चीजों को कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। ठीक है, आ रही है ना मेरी बात समझ में? तो ये सब चीजें करेंगे। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, हम एक होगा रिफॉरेस्ट्रिएशन, जब हमने फॉरेस्ट कट कर दिया उसको दोबारा से ग्रो करेंगे, और एक होता है अफॉरेस्ट्रिएशन। याद रखना था री और अफॉरेस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। बाकी जो चीजें रीजन बन रही थी वो हम नहीं करेंगे, और उससे क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा इतने लकड़ियां उनको हम यूज नहीं करेंगे, कम ले लेंगे और उसके जगह नई चीज को ग्रो कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कंजर्व कर देंगे। लेकिन आपका हमारे पास ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछते हैं। रिफॉरेस्ट्रिएशन, री का मतलब क्या होता है अगेन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स on that area where forest exist, जहां पे फॉरेस्ट पहले एग्जिस्ट करता था वहां पे हमने प्लांटेशन, एक फॉरेस्ट को दोबारा से ग्रो किया है, उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, रिफॉरेस्टेशन। इमेजिन करो यहाँ पे फॉरेस्ट था, जंगल थे, ठीक है, वो जंगल को कम कर दिया गया, कट। अब देखना बेटा मैप पे, यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करना, आपको हर तरह से मिल जाएगी पहले कितनी ग्रीनरी थी, कितनी चीजें थी, लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग उसे कट करता हुआ चला गया। ठीक है, आपको सबको पता है कितने नॉर्मल भगवान ने, नेचर ने सबको बैलेंस करके रखा था, इतनी जरूरत है हर तरह से, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स ने क्या करता हुआ चला गया, सबको खराब करता हुआ चला गया। और ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो नेचर के लिए मतलब क्या लविंग है, उनकी केयर करते, तो वो सारी चीज़ें कर भी रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इमेजिन करो यहाँ पे फॉरेस्ट था, आज यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, इसी जगह पे दोबारा से प्लांट्स को ग्रो करके एक फॉरेस्ट को दोबारा से करवाना, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, रिफॉरेस्ट्रिएशन। और अफॉरेस्ट्रिएशन का मतलब क्या होगा, ग्रोइंग ऑफ अ फॉरेस्ट या प्लांट ऑन बैरन लैंड, खाली जमीन पर, वेयर फॉरेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, जहां पे कभी कोई फॉरेस्ट नहीं था, वहां पे प्लांट्स को ग्रो करवाना, उसे हम क्या नाम देते हैं, एफॉरेस्टेशन। तो इसे याद रखना, री का मतलब होता है दोबारा, जहां फॉरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा था दोबारा से वहां पे ग्रो करवाया, उसे हमने रिफॉरेस्टेशन का। अफॉरेस्टेशन का मतलब हमने क्या कहा, ग्रोइंग ऑफ द प्लांट ऑन बैरन लैंड, खाली जगह पे जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं था कभी भी, वहां पे हम ग्रो करवाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एफॉरेस्टेशन कहेंगे। जैसे नॉर्मल लगा लो भाई, अपने यहाँ पे हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, सोसाइटी के अंदर हमने एक पार्क बनाया, पार्क मतलब ये फॉरेस्टेशन का रीजन हो गया, हम बड़े बड़े प्लांट लगा देते हैं, ग्रीनरी ग्रासेस को वहाँ पे कर देते हैं मेंटेन, अलग अलग तरह के प्लांट, तो
वो एक तरह का फॉरेस्टेशन, यानी कि बिल्कुल फॉरेस्ट जैसा ही करना, वाइल्ड लाइफ रहेगी। तो ये सारी चीजें बैरन लैंड पे ग्रो करवाना जहाँ पे फॉरेस्ट एग्जिस्ट नहीं थे प्लांट, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एफॉरेस्टेशन। तो इस एफॉरेस्टेशन को भी 3 टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। एक अगर हम बात करेंगे सोशल फॉरेस्ट्री, क्या होती है सोशल फॉरेस्ट्री, एक क्या होती है एग्रो फॉरेस्ट्री, एक क्या होगी एग्रो फॉरेस्ट्री, और एक क्या होती है अर्बन फॉरेस्ट्री होती है बेटा, क्या होती है अर्बन फॉरेस्ट्री। सोशल मतलब सोसाइटी में, जहां हमारी एक सोसाइटी है जहां पे हम रह रहे वहां पर प्लांट्स को ग्रो करवाना, वो चीज क्या कहलाई जाती है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है बाय द पीपल फॉर द पीपल, बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों से लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों से मतलब लोगों के लिए, भाई लोगों ने मतलब एक हम इमेजिन करो एक जगह पे रह रहे हैं, हमारे जगह पे खाली जमीन है, तो हमने वहाँ पे क्या किया है, रोड भी जा रहा है हमारे पास में, तो हम ये नहीं किया तो नगर पालिका की हेल्प से करवा सकते हैं, किसी की हेल्प से भी हमने क्या किया कि ऐसे प्लांट को एक छोटा सा पार्क टाइप बना लेंगे, वहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल भी हो जाएंगी, बच्चे भी खेल लेंगे, और अब इस तरह के प्लांट्स लगा दिए जाएं जिससे हमें फ्रूट्स मिले, तो भाई 1 to 1 मतलब बारी बारी से उन सब चीज़ों को भाई यूज़ भी करते रहे। तो लोगों से लोगों के द्वारा लगाई जाती है, लोगों के लिए लगाई जाती है, हमें भी हमें छाया, हमें बैठने को मिले, इन सब चीज़ों के लिए। तो इसे हम क्या कहेंगे सोशल फॉरेस्ट। हमारे सोसाइटी में जहाँ पे भी खाली जगह है हम छोड़ देते हैं, भाई नॉर्मल किसी का प्लॉट होता है, जब तक नहीं करवाया जाता तो हम कुछ कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। रोड हमारे आसपास में कोई रोड जा रहा है, गवर्नमेंट नहीं कर रही कोई कुछ, तो हम वहाँ पे खुद से रोड साइड में किस तरह के प्लांट लगा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे सोशल फॉरेस्ट्री कहेंगे। अर्बन फॉरेस्ट्री होता है शहरीकरण के अंदर, शहरों के अंदर, तो शहरों के अंदर ही गवर्नमेंट के अंदर एजेंसीज होती है वो करती हैं रोड साइड प्लांट लगा लेना, जगह जगह पे गार्डन बना देते हैं। सोसाइटी बस यही है, सोसाइटी छोटे लेवल पे खुद लोगों से, और अर्बन मतलब ना लार्ज एरिया में, भाई शहरीकरण के अंदर हो गया, रोड साइड लगा दिया, गार्डन में हमने कर दिए, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे अर्बन फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है एग्रीकल्चर लैंड के अंदर फॉरेस्ट्री करना, उसे हम क्या कहेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री। देखो हालांकि अगर मैं आपको बात बताऊं, हमारी जो क्रॉप्स हम ग्रो करवाते हैं, हम क्रॉप के साथ साथ हम पेड़ों को, देखो आपके खेत होते हैं, वहाँ पे खेत में आपके पेड़ भी मिल जाते हैं आपको, बहुत लोग तब काटने शुरू कर देते हैं, उनको बेच देते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको वाटर रिटर्न करने में हेल्प करवाते हैं, हर तरह से हेल्प करवाते हैं। तो इस तरह से एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ भी कर देते हैं। इसके बहुत 2 अच्छे से एग्जाम्पल बताए इसके अंदर, एक बताया ट्रेंगवा, TAUNGVA, टेंगवा कल्चर, ये कल्चर होता है बेटा टेंगवा कल्चर। एक होता है झूम कल्टीवेशन, हालांकि झूम कल्टीवेशन तो डिफॉरेस्टेशन कर देता है, झूम कल्टीवेशन, और इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। टेंगवा का मतलब तो क्या होता है, जैसे जंगल के आसपास में एग्रो फॉरेस्ट्री करवाई जाती है, हम हमारे नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन टेंगवा का मतलब क्या होता है जो जंगल में रह रहे हैं, ट्राइबल जनजातियां रहते हैं, तो जो पेड़ होते हैं उनके बीच में काफी स्पेस होता है, उन पेड़ों के बीच में एग्रीकल्चर हर्ब्स वाले प्लांट लगा देते हैं, ठीक है, फिर अपने ले लेते। तो उन्होंने प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि जो खाली स्पेस था वहां पे अपनी क्रॉप्स को ग्रो करवा दिया है। टेंगवा होता है। झूम कल्टीवेशन का मतलब क्या है, तो बंजारे एक तरह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, एक खाली फॉरेस्ट के आसपास में रहते हैं, और उसके बाद में फॉरेस्ट की लाइन पूरी क्लियर कर देते हैं, उसके बाद वहाँ क्रॉप वाली अपने वहाँ पे 2-3 साल जब भी रहेंगे उसको जला के उसको साफ कर देंगे लैंड को, वहाँ पे क्या कर देते हैं अपनी खुद की क्रॉप को ग्रो करवा देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे झूम कल्टीवेशन। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर ही आता है, बट झूम कल्टीवेशन फिर वो क्या करते हैं 3-4 साल बाद छोड़ के चले जाएंगे, वो फिर लैंड एक जहाँ फॉरेस्ट है वो बैरन, तो वो भी डिफॉरेस्टेशन में भी झूम कल्टीवेशन इज डिफॉरेस्टेशन का भी मेन रीजन हो जाता है, बट हम यहाँ पे नहीं करें। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ हम प्लांट्स को भी ग्रो करवा सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री यहाँ पे हमने क्या किया टेंगवा और झूम कल्टीवेशन एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर ही आते हैं। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने किसके बारे में बात की है, फॉरेस्ट के बारे में बात की है बेटा, किसके बारे में बात की हमने, ये सारी चीजें फॉरेस्ट के बारे में आपने सबने पढ़ रखा है, ये आपके 8th क्लास के अंदर भी था बेटा, ये आपने पहले भी क्लासेस के अंदर पढ़ रखा होगा। देखो हर एक चीज देने का मतलब यही है कि हम यहाँ पे हर एक चीज के बारे में जाने कि कौन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है,
यानी कि ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेस्ट हमने क्या किया, अनकल्टिवेटेड एरिया होते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एनिमल सर्वाइव कर रहे रह रहे हैं, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट को हमने क्या कहा, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन का, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन का, और वाइल्ड लाइफ इसके अंदर रहती है, इसका हम कल्टीवेट नहीं कर रहे। और प्लांट्स को हम क्या नाम दे देते हैं, फ्लोरा, और एनिमल, ये भी क्वेश्चन पेपर एमटीएससी में कहाँ से पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, फोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोना कहा जाता है। फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, एक हमने इसके अंदर क्या बताया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताया, एक हमने क्या बताया, रेगुलेटिंग बताया, और एक हमने क्या बताया है, प्रोटेक्टिंग इंपॉर्टेंस बताई। इकोनॉमिक मतलब फूड मिलता है, नट्स मिलते हैं, स्पाइसेस मिलते हैं, फ्यूल वुड मिलता है, टिम्बर वुड मिलता है, इसको फर्नीचर घर बनाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कमर्शियल प्रोडक्ट मिलते हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट में जरूर याद रखना, मैंने एक पेपर बताया है, मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर किससे मिलता है, बैम्बू प्लांट से भी मिलता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किससे मिलता है, बाउसीलिया से भी मिलता है, एंड यूकेलिप्टस। ओके बेटा, अगर मैं बात करूं बीड़ी किससे ऑब्टेन की जाती है, टेंडू लीव से। कच्छ, कत्था किससे होता है, अकेशिया कैटेचू, ये याद रख लेना इंपॉर्टेंट। ओके, उस पर अगर हम बात करेंगे मेडिसिनल, ठीक है, क्विनीन बताया चिंकोना प्लांट से मिलती है, मलेरियल एंटी मलेरियल होते हैं, टेक्सोल होता है टेक्सस प्लांट से मिलता है, और ये क्या होता है, एंटी कैंसर होता है। क्लियर है ये सारे बच्चों को। तो इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताया हमने। रेगुलेटिंग में अगर हम बात करें, रेगुलेट कर रही है, किसको रेगुलेट कर रही है, क्लाइमेट को रेगुलेट कर रही है, वाटर बैलेंसिंग को रेगुलेट कर रही है, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए। प्रोडक्टिव में अगर हम बात करेंगे, शेल्टर प्रोवाइड करती है बेटा, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रही है, सॉइल को कंट्रोल कर रही है। तो हमने क्या कहा, इसके प्रोडक्टिव। लेकिन डे बाय डे हम क्या करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, जिसे क्या नाम दिया जाता है, डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, उसे हम क्या नाम देंगे, डिफॉरेस्टेशन। इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। पहला मैंने क्या कहा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही, डिमांड बढ़ रही, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। सेकेंड, अगर हम बात करेंगे तो क्या कहा, ओवर ग्रेजिंग भी हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा, और ग्रेजिंग भी हो सकती है, माइनिंग भी हो सकती है, रोड फॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए टिम्बर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है, डैम कंस्ट्रक्शन हो गई है, ये डिफरेंट रीजन होते हैं जो डिफॉरेस्टेशन के हैं। अगर ये रीजन है तो इसके इफेक्ट क्या क्या पड़ेंगे, भाई सबको पता है इफेक्ट क्या होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। ठीक है, बाढ़ आ जाती है, फ्लड हो जाती है, डेजर्टिफिकेशन आ जाता है, फूड अवेलेबल नहीं होगा, स्पाइसेस हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, सारी चीजें ऑब्टेन नहीं होगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसे कंजर्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कंजर्वेशन में अगर हम बात करेंगे, भाई ओवर ग्रेजिंग से प्रोटेक्ट करेंगे, हम डैम से हम प्रोटेक्ट करेंगे, इन सब चीजों से हम प्रोटेक्ट करेंगे। और मेन इसमें आपको याद रखना है कि रिफॉरेस्टेशन भी कर देंगे, जरूरी नहीं भाई प्रोटेक्ट ही करेंगे, हम हमारे तरफ से तो प्लांट लगा सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन, यानी का मतलब क्या होता है, अगेन प्लांट ड्रॉ करना, जहाँ पे फॉरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा था, क्या कर रहा है, जहाँ पे फॉरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा था, और एफॉरेस्टेशन जहाँ पे फॉरेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, जहाँ पे फॉरेस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा आपको, कि मैंने 3 तरह की बताई, एक मैंने क्या बताई, सोशल फॉरेस्ट्री, एक मैंने क्या बताई, अर्बन फॉरेस्ट्री, और एक मैंने क्या बताई, एग्रो फॉरेस्ट्री। सोशल का मतलब क्या होता है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों से, लोगों के द्वारा लगाई, लोगों के लिए लगाई जा रही है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। ओके बेटा, अर्बन मतलब शहरों में लगाई जा रही है, और एग्रो फॉरेस्ट्री केवल एग्रीकल्चर लैंड में, इसमें जूम कल्टीवेशन एंड टेंगुआ, ये सारी चीजें आती है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट और आपका हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है। एनटीएससी में, मेन एनटीएससी में भी आपके बारे में क्वेश्चन आया था, वहाँ इन सीटू एंड एक्सीटू कंजर्वेशन हम वहाँ पे आपको बताएंगे। ओके।